जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE फिजिक्स के 13th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। यानी अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है। जो एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड किया गया उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे। अब आप देखें जरा, यहाँ पर ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर है एक्स वाई, और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कोई पेज का प्लेन कह लीजिए, पेज का प्लेन है और पेज के प्लेन से ये अंदर से ऐसे निकला हुआ है। इसको इसलिए इस तरह शो किया गया है कि आप समझ जाएं कि ये जो कंडक्टर है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और ये प्लेन के अंदर से, इसीलिए आप देख रहे हैं इधर के तरफ दिखाई दे रहा है, बीच में गैप है। इसका मतलब कि ये जो पेज है पेज के अंदर से निकला हुआ है ये। तो ये एक्स वाई यह स्ट्रेट कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब आप समझते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है फास्ट फ्लो हो या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। और फॉर एग्जांपल हम लोग कंडक्टर के फॉर्म में हम लोग या तो कॉपर को लेते हैं या तो एल्यूमिनियम को लेते हैं, सिल्वर को भी लिया जा सकता है लेकिन सिल्वर यहाँ लिया नहीं जाता है। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में हम लोग कॉपर का ही वायर लेते हैं। तो देखें ये कॉपर का वायर है एक्स वाई, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को, जिसको हम रेगुलेटर भी कहते हैं, इस रेगुलेटर के द्वारा सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अब इसके बाद देखें ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको कनेक्ट किया गया है एमीटर से। और एक चीज हम आपको पहले बता दें कि भले यहाँ एमीटर लिखा गया है लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो वहाँ एमीटर का हम यूज नहीं करते हैं बल्कि गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस आपको मालूम होगा, लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं कि देखिए जब सर्किट में कंटिन्यूअस करंट और पावरफुल करंट, ऐसे कह लीजिए कि जब किसी सर्किट में कंटिन्यूअस और पावरफुल करंट फ्लो होती है तो उसका मेजरमेंट एमीटर के द्वारा होता है। लेकिन अगर सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो और बिल्कुल पुअर करंट फ्लो हो तो उसको एमीटर मेजर नहीं कर पाता है। तो पुअर करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो नॉर्मली कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, भले यहाँ एमीटर लिख दिया गया है लेकिन नॉर्मली गैल्वेनोमीटर का ही यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखें एमीटर का ये जो पॉजिटिव पॉइंट है इसका रिलेशन जो होता है ये हाई टेंशन की बैटरी से होता है। हाई टेंशन की बैटरी का मतलब क्या, जब कई सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो हाई टेंशन की बैटरी होती है। हाई टेंशन की बैटरी के अंदर, हाई टेंशन का मतलब पावरफुल बैटरी, जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हाई टेंशन की बैटरी। अब इसके बाद इसका जो निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट का रिलेशन यहाँ देख रहे हैं की से है कि आपको मालूम है यहाँ से स्विच को ऑन या की कह लीजिए या स्विच कह लीजिए, की को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्विच यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया। यहाँ पर टोटल हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है।
तो इसके लिए ये जो कंपास निडल होता है, कंपास निडल की हमको ज़रूरत होती है हमेशा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कंपास निडल के आसपास अगर किसी प्रकार का कोई मैग्नेट नहीं होगा तो वह निडल हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे करती है। और अगर उसके आसपास कहीं से कोई मैग्नेट होगा या कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा होगा तो वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन से कुछ डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। तो इसको आपको माइंड में रखे रहना है। तो सबसे पहले यह मेजर करने के लिए कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो और स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट फ्लो किया जा रहा हो तो क्या उसके कारण या उसके वजह से उसके चारों तरफ ये जो स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई है, क्या उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा? तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया और सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक निडल या जिसको हम कंपास निडल कहते हैं, सबसे पहले स्विच को ऑफ रखा गया। स्विच ऑफ रखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर एक्स वाई है, इस कंडक्टर एक्स वाई में किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब इसके बाद जब इसके नजदीक हम कंपास निडल ले गए तो देखे कि कंपास निडल जो है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में स्टे करती है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहां पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है। अब क्या किया गया? स्विच ऑन कर दिया गया। अभी स्विच ऑफ था, अब स्विच ऑन कर दिया गया। जब स्विच ऑन कर दिया गया और स्विच ऑन करने के बाद ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो रेगुलेटर के द्वारा हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट या कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को की वैल्यू बिल्कुल लो की गई। और देखें, हम आपको बता दें, आपको पता है कि ये एनोड है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड होता है। और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके पास इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में हो उसको हम कैथोड कहते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, वो एनोड होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये बात आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कैथोड कहते हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिसिट होती है, उसको हम कहते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैथोड होता है। अब चले जरा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वो एनोड होता है। अब जरा हम लोग देखें कि यहां से जो है जब स्विच ऑन करते हैं ना तो कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस डायरेक्शन में चलते हैं, केयर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके इस डायरेक्शन में चलते हैं। और आपको हम बता दें, और आपको पहले से भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। जब इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से फ्लो हो रही है। अब इसके बाद क्या होता है, ये करंट आई एक्स वाई में, तो अब इसके नजदीक जब हम मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल को लाए तो देखें कि कंपास निडल में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया। जो कंपास निडल साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रुका रहता था वह थोड़ा सा अपने जगह से घूम जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी वह करंट बिल्कुल पुअर करंट थी, लो पावर की करंट थी। तो अब ये देखा गया कि जब करंट फ्लो हो गया तो ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर के चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक निडल है या कंपास निडल है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाती है। अब इसके बाद क्या किया गया
कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस या जिसको हम रेगुलेटर कह रहे हैं, इस रेगुलेटर के द्वारा इस जो कंडक्टर वायर एक्स वाई है इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट के अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाया गया। और धीरे धीरे बढ़ाया गया तो ये देखा गया कि जो पहले कंपास निडल में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था वह कंपास निडल अब धीरे धीरे ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो रहा है। और ज्यादा डिस्प्लेस्ड होने का मतलब यह हुआ कि जब इस कंडक्टर के अंदर हाई पावर का करंट फ्लो किया जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अराउंड एरिया में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जा रहा है। तो अब यहां से यह बताया गया कि जब इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो और स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो किया जाए तो जैसे जैसे करंट का पावर बढ़ता जाता है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका पावर भी बढ़ता जाता है। लेकिन फिर थोड़ा सा देखिए, साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट केवल एक डायरेक्शन में किसी एक प्रयोग से, किसी एक एक्सपेरिमेंट से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ये देखिए, साइंटिस्ट जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचते हैं कि अगर इस वजह से काम हो रहा है तो इसका अपोजिट करके देखें कि क्या वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखिए यहां पर मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट थे वो फैराडे के थे, मैक्सवेल के थे, लॉरेंज के थे। ये जो साइंटिस्ट थे इन्हीं के ये एक्सपेरिमेंट थे। आगे चल करके हम आपको लॉरेंज फोर्स के बारे में बताएंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब इसके अंदर जो फ्लो होने वाली करंट थी, भाई पहले तो आपने देखा कि धीरे धीरे कंडक्टर जो स्ट्रेट कंडक्टर था इसमें धीरे धीरे करंट को फ्लो किए तो जो मैग्नेटिक निडल थी, मैग्नेटिक निडल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो धीरे धीरे ज्यादा हो गया, जिससे ये निष्कर्ष निकला था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पावरफुल होता जा रहा है। अब क्या किया गया, अब बैटरी को उलट दिया गया, इसका रिवर्स कर दिया गया और रिवर्स करके सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट थी, फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। जब फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन चेंज किया गया तो यह देखा गया कि जब कंपास निडल लाते हैं तो कंपास निडल पहले जो राइट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस्ड हो रहा था तो अब वो कंपास निडल लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और फिर जैसे जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली जो करंट थी, उस फ्लो होने वाली करंट का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ाया गया वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो रहा था, उस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसका पावर भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा था। तो यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जब किसी कंडक्टर वायर में अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर हो और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाएगी तो उसके चारों तरफ जो अराउंड एरिया होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपको एक रूल बताएंगे और वो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या है इसको हम लोग जरा देखें। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल था इसको मैक्सवेल ने बताया था। और जानते हैं क्यों बताया था? इसके द्वारा इन्होंने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने जो रूल दिया वो रूल बिल्कुल इजी है। ये आपको मालूम है राइट हैंड है, अब हमें राइट आपको लेफ्ट में लग रहा होगा लेकिन ये हमारा राइट हैंड है। तो अब अगर राइट हैंड है और सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है
और इस कंडक्टर को अगर हम अपने हाथ से पकड़ लें इस तरह से, तो देखें ये जो थंब है, आपको पता ही है कि ये थंब है, तो ये थंब जो है कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये जो हमारा थंब है, ये थंब कंडक्टर, ये जो आप देख रहे हैं मार्कर, इसको आप जस्ट लाइक स्ट्रेट कंडक्टर समझ लीजिए। तो स्ट्रेट कंडक्टर में ये जो थंब है, ये फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है। तो ये जो 4 फिंगर्स जो बच रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। बस केवल ये राइट हैंड थंब रूल में इतना ही है कि जब किसी कंडक्टर वायर को हम अपने राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ें कि ये जो थंब है वो थंब जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फ्लो करे, तो ये जो लेफ्ट जो चारों उंगलियां होती, चारों फिंगर्स जो होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यही राइट हैंड थंब रूल है। और अब इसके बाद एक और हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज देखेंगे और तब जाकर के जो है हम लोग आज की पढ़ाई बंद करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, यानी अगर कोई सर्कुलर लूप हो और जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही हो, तो उसके द्वारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे या इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि लूप क्या चीज होता है। देखिए, लूप का मतलब होता है जो ऐसा सर्कुलर पॉइंट जो चारों तरफ से क्लोज हो। तो जब क्लोज होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है। आप देखे होंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक मोटर की बाइंडिंग की जाती है तो उसमें ढेर सारे कॉपर के आइसोलेटेड वायर होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आइसोलेटेड वायर का क्या मतलब होता है। आप कोरोना में देखे होंगे, आइसोलेशन का नाम सुने होंगे। तो आइसोलेशन का मतलब होता है, कहा जाता है ना कि इनको आइसोलेशन वार्ड में डाल दीजिए। तो आइसोलेशन का क्या मतलब होता है, उसको कह सकते हैं हम सेपरेट, उसको सेपरेट कर दीजिए। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आप देखे होंगे जब कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर में बाइंडिंग की जाती है तो उसमें कॉपर के वायर होते हैं और ढेर सारे वायर को लपेटा जाता है और लपेट करके बाइंडिंग की जाती है और बाइंडिंग करके इलेक्ट्रिक मोटर प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह से आप देखे होंगे अगर फैन का जो मोटर होता है उसमें भी कॉपर के जो वायर होते हैं, कॉपर के वायर को आपस में ज्वाइंट करके और उनको जो है फिर राउंड करके बनाया गया होता है। ये इसको हम लूप कहते हैं। अब जरा आपको ध्यान से समझना है कि अब ये जितने भी वायर आप देखते हैं, आप कहीं भी देखे होंगे इलेक्ट्रिक मोटर की जहां दुकान होगी, जहां शॉप होगी, वहां इलेक्ट्रिक मोटर खोल करके रखे गए होते हैं। फैन का अगर कहीं फैन का रिपेयरिंग होता होगा तो फैन जो है खोल करके रखा होगा। वहां थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि जितने भी आप उसमें जब कॉपर के वायर की बाइंडिंग की जाती है तो एक साथ में कम से कम 15 या 20 वायर जो होते हैं उनको आपस में लपेट करके बाइंडिंग की जाती है। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है और वो ये है कि अगर ये सब जितने वायर हैं सब वायर एक साथ हैं और अगर उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट तो सभी वायर में फ्लो होगी। अगर अलग से कोई एक वायर है, ये दूसरा वायर है, उसके पास तीसरा वायर है, तो सबके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो अगर सबके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो फिर ये आप देखते हैं कि नॉर्मली 2 तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो और उनको हम टच करा देते हैं तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन यहां पर शॉर्ट सर्किट नहीं होता, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है या स्पार्किंग नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है
तो होता ये है कि जो कॉपर के वायर होते हैं ना, कॉपर के वायर के ऊपर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की गई होती है जो उन वायरों को आइसोलेट करती है। आइसोलेट का मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक कंडक्टर वायर की करंट दूसरे कंडक्टर वायर में जाने लगे, यानी एक कॉपर वायर की करंट दूसरे कॉपर वायर में जाने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो शॉर्ट नहीं करते हैं या एक दूसरे से स्पार्क नहीं करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो जलता नहीं है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर जल जाता है। उसका रीजन यही होता है कि अगर बाहर से कोई ऐसा एलिमेंट डाल दिया जाए जो एक वायर से दूसरे वायर में करंट फ्लो करने लगे तो तुरंत शॉर्ट हो जाता है, मोटर जल जाता है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें तो जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो वायर की बाइंडिंग की गई होती है, ये वायर की बाइंडिंग जो होती है वही लूप होती है। या फैन के अंदर, या ऐसे कर लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है तो उसके अंदर जो बाइंडिंग की गई होती है वो लूप ही होता है। तो अब देखें इसके लिए क्या किया जाता है। तो अब जो है अगर ये कोई सर्कुलर लूप है, आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये चपटा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सर्कुलर है। और सर्कुलर इसलिए इसको दिखाया गया है कि हम साइड से देख रहे हैं, इसलिए इसको लग रहा है कि ये जो है चपटा है, लेकिन ये सर्कुलर है। अब देखिए होता क्या है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के वजह से देखिए होता क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई एक्सल लगा हुआ है तो एक्सल के ऊपर आगे चल करके हम आपको बताएंगे, लॉरेंज बल बताएंगे, लॉरेंज फोर्स बताएंगे, और फिर आपको हम बताएंगे कि इसके ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स वर्क करने लगता है। और जानते ही क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स के ही वजह से ये जो एक्सल होता है अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगता है, और रोटेट होने के वजह से जो इलेक्ट्रिक मोटर की पुली होती है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है रिवॉल्व करने लगता है। तो अब देखें क्या होता है, आप देखे होंगे कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर को कहा जाता है कि ये 1 हॉर्स पावर का है। तो 1 हॉर्स पावर का क्या मतलब हुआ, 1 हॉर्स पावर का है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कम वायर को जो है रोटेट करके उसको उसकी बाइंडिंग की गई है। तो जिसमें कम वायर होते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो लो क्वालिटी का होता है। और लो क्वालिटी का होता है इसका मतलब कि उस मोटर का जो पावर होता है वो पावर कम होता है। लेकिन अगर हाई पावर का आपको इलेक्ट्रिक मोटर प्रिपेयर करना है तो इसके लिए करते क्या है कि ढेर सारे जो कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर के वायर को और उसको कई बार लपेटा गया होता है। तो जब जिसमें अमाउंट ऑफ कंडक्टर वायर ज्यादा होता है उसके द्वारा जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है वह मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होने के वजह से उस मोटर का जो पावर होता है वो मोटर का पावर ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये 1 हॉर्स पावर का है, ये 2 हॉर्स पावर का है, ये 3 हॉर्स पावर का है। तो जो जितना ही अधिक हॉर्स पावर का होता है उसमें उतने ही लार्ज अमाउंट में जो कॉपर के वायर होते हैं वो उसमें लपेटे गए होते हैं। देखेंगे जो कम हॉर्स पावर का मोटर होता है ना वो हल्का होता है, उसको बड़ी इजीली आप उठा करके कहीं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर उसको रख सकते हैं। लेकिन जो हाई पावर का होता है वो मोटर हैवी होता है, आप उसको आसानी से उठा नहीं सकते। उसका रीजन यही होता है कि उसमें बहुत ज्यादा कॉपर वायर जो है अराउंड करके बाइंडिंग किया गया होता है। और कॉपर जो होता है, कॉपर वायर जो होता है वो काफी हैवी होता है। तो इस प्रकार इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बताया गया
कि अगर कोई सर्कुलर लूप हो और उस सर्कुलर लूप के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती हो तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और आगे चल करके बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उस पर जो है लॉरेंज फोर्स अप्लाई होने लगता है, और लॉरेंज फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली अप्लाइड होता है, जिसके वजह से एक्सेल जो होता है अपने एक्सिस के अराउंड जो है राउंड करने लगता है। तो इस प्रकार ये भी एक्सपेरिमेंट जो है आपको बताया गया। तो फिर आज आपको एक स्ट्रेट लाइन में अगर करंट फ्लो हो रही हो तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, और राइट हैंड थंब रूल बताया गया, और फिर इसके बाद आपको बताया गया कि कोई सर्कुलर लूप हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो इस प्रकार ये जो भी एक्सपेरिमेंट है ये सारे एक्सपेरिमेंट ही हैं। चूंकि इनका फार्मूला आपको 11-12 में पढ़ना है तो उन फार्मूलों को जब आप 11-12 में आएंगे तो उस फार्मूलों को बताया जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।